आइए, हम लोग कल इस इक्वेशन को हल कर रहे थे और यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आया था, है ना। आइए मैं कल की क्लास को कनेक्ट करूँ आज। तो देख भाई, सबसे पहले ये बात हमने देखा कि जितने भी साइनोसॉइडल वैल्यूज हैं, जो साइन के फंक्शन हैं, उन्हें जोड़ने घटाने के लिए तो भैया फेजर अलजेब्रा ही लगेगा, उनका सलूशन फेजर अलजेब्रा से ही आएगा। तो फेजर सीखा हमने, पता चला कि किसी भी साइनोसॉइडल वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू मान करके बनाया गया वेक्टर ही फेजर होता है किसी निर्देशांक में ना। ठीक है साहब। फिर हमने सर्किट को अलग अलग लेकर के आपको समझाया। सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाया, तो रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा कि जो उसका फेजर है, अगर उसमें करंट इस तरफ है, मान लीजिए फेजर हालांकि एक्स डायरेक्शन में हो, ये जरूरी, मैं बार बार आपको एक्स डायरेक्शन में समझा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मत समझ लेना एक्स में ही हमारा फेजर है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन हमारा संबंध यहाँ पर ये है कि भैया करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन है, तो चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में रख के समझा लो। तो मान लीजिए कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और मान लीजिए कि यह एक हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए बनाना चाहते हैं, तो फट से बताओ करंट अगर उस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज किस डायरेक्शन में बनेगी, प्योरली रेजिस्टिव के लिए। ठीक बात है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, इस पर सवाल भी आएगा। कितना होगा बताओ जल्दी से। अच्छा ये ज्यादा होगा ना, कैसे निकलेगा, E बराबर आई इंटू आर, यही तो आएगा भाई। अरे जब E दिया रहता था तो I निकालने के लिए E बटे आर करते थे, और I दिया रहेगा तो आर। नहीं, गरीबी बहुत ज्यादा है भैया, अगर I दियो है तो E पता करना है तो तिरछा उड़ा कर लो, और अगर हमें E दियो है तो आर से डिवाइड कर लूंगा। क्लियर। छोटी वैल्यू से बड़ी पर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? तब का यार इतना काहे तब परेशान कर रहे हो। चलो भैया, जे हमारा करंटवा है, लेकिन पता चला कि रेजिस्टेंस में तो भैया फेज और फेजर सॉरी करंट और ईएमएफ दोनों सेम है, चल रही है, दोनों के बीच में कोनो डिफरेंस नहीं है। यो ऊपर मुंह करके हुआ रहा है तो वो हुआ रहा है। आप लोगों ने जो वहाँ गांव में होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जयकाल, क्या कहते हो आप लोग, भेड़िया या सियार, जो भी कहते हो आप लोग। देखिए एक ठू अगर कहूँ हुआइस तो कौन शुरू हो जाइए, देखा होगा। तो वो कौन से फंक्शन, अगर मैं वहां पर उस बात को देखूं और कोई सर्किट बोलना चाहूं वहां पर, तो कौन सी सर्किट बोलना ज्यादा उचित है? वहां पर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बैठ सकती है। आइए, करंट अगर एक्स डायरेक्शन में है तो कैपेसिटर की वोल्टेज किधर होगी, बस ये बताओ। कैपेसिटर की वोल्टेज किधर होगी बताओ भाई। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो कैपेसिटर की वोल्टेज किधर होगी? कैपेसिटर में करंट आगे होती है कि वोल्टेज आगे होती है? करंट आगे होती है ना भाई। करंट आगे रहती है किसमें, कैपेसिटर में, तो वोल्टेज पीछे रहेगा। समझे किसके केस में बात कर रहा हूं? ठीक है। लेकिन अगर हम करंट ही पूछ लें, मान लीजिए हमने करंट दिया, सॉरी वोल्टेज दिया इस डायरेक्शन में और करंट पूछ लिया। मान लीजिए हमने क्या दिया, वोल्टेज दिया, हमने वोल्टेज अगर इधर रखा तो कैपेसिटर की करंट किधर होगी, वाई पर, ऊपर होगी। क्या कहा मैंने, कैपेसिटर मतलब आप मुझे बस ये बताओ इसमें करंट क्या रहती है? करंट आगे रहती है ना। अब आगे किससे रहती है ये बताओ? वोल्टेज से आगे रहती है। तो मेरे लाल आगे है ये किससे, वोल्टेज से। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमको अगर वोल्टेज दिया गया है तो करंट कहाँ है, तो आप कहोगे आगे है। लेकिन किसी ने अगर मान लो गलती से करंट दिया है और वोल्टेज पूछा है, तो आगे है या पीछे? वोल्टेज तो पीछे है ना। मान लीजिए यहाँ वोल्टेज खड़ी है, यहाँ क्या है, वोल्टेज खड़ी है, तो करंट 90 डिग्री क्या होगी,
आगे होगी ना, तो आगे बढ़िएगा तो करंट मिलेगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब करंट यहाँ खड़ी है तो वोल्टेज कहाँ खड़ी होगी, आगे या पीछे? भाई साहब वोल्टेज तो पीछे होगी ना। यही बात मैं कल समझा रहा था आपको कि जब एक वैल्यू, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, चाहे जो याद करो। हमने मान लीजिए वोल्टेज और करंट का रिलेशन पढ़ रखा है कि सर वोल्टेज अगर दिया है तो करंट 90 डिग्री आगे हो जाती है कैपेसिटर में, और इंडक्टर में करंट पीछे हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, जब मैं वोल्टेज दूंगा तब ना ये बात बोलोगे। वोल्टेज दिया तो आपने कहा कैपेसिटर में करंट आगे, तो मान लीजिए इसमें मैंने वोल्टेज दिया तो कैपेसिटर की करंट किधर होगी, आगे होगी 90 डिग्री ना। अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में हुई तो बताइए इसमें करंट किधर होएगी, ये कैपेसिटर की है, बोलो भैया। लेकिन अगर मैं इंडक्टर का बनाऊं तो ये करंट है, करंट, सॉरी ये मैंने क्या बनाया मेरे लाल, करंट का ग्राफ बनाया है। समझ में आता है? अगर रेजिस्टेंस के डायरेक्शन इधर है, रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस के केस में तो दोनों सेम ही होता है, तो अगर हमारा करंट इधर है, प्योरली रेजिस्टिव में करंट इधर है, तो कैपेसिटर में करंट किधर हो जाएगी, आगे, और इसमें करंट किधर हो जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक है साहब, ये तो करंट का मामला है। लेकिन अगर हम मामला किसका निकालें, मान लो वोल्टेज का निकालें, तो खेल उल्टा होगा और कंफ्यूजन शुरू होगा। हमने कहा कि भैया चलो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में करंट है, क्या दिया है, ध्यान दीजिए, पहले क्या दिया है, करंट दिया है। इसका मतलब क्या पूछूंगा, यहाँ क्या दिया था, दोनों दे दिया था, तो आप जोन मना कहता हो निकाल लो। मान ला हमने करंटवा दिया है, फिर वोल्टेजवा निकाला जा सकता है, या फिर वोल्टेजवा दिया है तो करंट वो निकाला जा सकता है। यहाँ मैंने क्या दिया है, आप मुझे जल्दी से बताओ। करंट है इधर, अगर करंट इधर है तो मुझे बस ये बताओ कैपेसिटर का वोल्टेज किधर होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर में करंट आगे रहती है ना। तो कैपेसिटर में देखो यहाँ कहाँ गया कैपेसिटर, पहले इंडक्टर की बात करूंगा मैं यार। इंडक्टर कहाँ गया, इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे रहती है। इंडक्टर में लिखा नहीं है क्या, लिख देता हूं, यहां करंट रहेगी तो करंट पीछे रहेगी, इसका मतलब वोल्टेज कौन, वोल्टेज रहेगा आगे, आगे कौन रहेगा यहां पर, वोल्टेज ना, आगे कौन रहेगा, वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगी, यही तो मतलब हुआ। अगर करंट पीछे है तो वोल्टेज पक्की बात है आगे है, समझते हैं। तो मान लीजिए करंट इधर है और मैं पूछ रहा हूं इंडक्टर, तो इंडक्टर में करंट आगे रहती है, इंडक्टर में करंट, आई एम सॉरी, कहाँ गया, इंडक्टर की बात है ना, हाँ, इंडक्टर में करंट कहाँ रहती है, इसका मतलब वोल्टेज आगे रही होगी। तो वोल्टेज इस वाले एक्सिस पर मैं क्या बनाऊं बताओ जल्दी से, या मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये करंट का है, लेकिन जब मैं वोल्टेज का बनाऊंगा मेरे लाल तो क्या VL हो जाएगा, बोलो भैया। वोल्टेज ऊपर चली गई, जब हमने करंट से क्या पूछा, कैसे किया, समझ में आया भाई साहब। अगर करंट इधर हो तो वोल्टेज इसमें क्या रहेगा, आगे, क्योंकि करंट किधर रहती है, पीछे, तभी तो इस वोल्टेज से पीछे बनेगी। चलो भाई उस पर आ जाओ, क्या नाम है, तो इसमें आगे कैसे हुआ, करंट आपने दिया है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है कि नहीं है, तो इसीलिए तो आगे करोगे कैसे, प्लस करके ना, वोल्टेज को कैसे आगे करोगे, प्लस करके। यहाँ प्लस क्यों आया, समझ में आया। चलो भैया, अगर करंट इधर है, कैपेसिटर का हाल थोड़ा सोचते हैं, कैपेसिटर में करंट आगे रह रही थी तो इसका मतलब वोल्टेज पीछे रह रहेगा। अगर करंट इधर है तो वोल्टेज किधर होगा, तो वोल्टेज पीछे होगा, तो कैसे पीछे होगा बताओ, माइनस करके ना, बोलो भैया। ये किसके लिए है, इंडक्टर के लिए, और ये किसके लिए है, अच्छा क्या हम इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो दोनों सेम ही होता है। अगर इस केस में मेरे लाल हम आपसे पूछ लें कि सर ये करंट है तो इसी डायरेक्शन में कौन भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा ना। अच्छा करंट कितनी थी यहाँ पर, मैंने कितनी बताई थी, I0। अच्छा वो कितना होगा कोई मुझे बताना चाहेगा, I0 इंटू R होगा क्या, पक्का। यहाँ बता दो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, I0 का IL होगा क्या, पक्का, क्योंकि रेजिस्टेंस से तो गुणा करोगे तो वोल्टेज नहीं आ जाएगा। उसका रेजिस्टेंस क्या था, का IL ही तो था, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, I0। कुछ समझ में आया, खेला समझ में नहीं आवा, ये अगड़ाया कैसे, ही पिछड़ाया कैसे, क्लियर हुआ। जब करंट देकर वोल्टेज पूछोगे तो उल्टा गेम चल रहा है। सभी को एक एक बात क्लियर है।
अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है बाबू, आप अगर भूल जाओ गलती से तो आप एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? अच्छा ये क्या है, आप ध्यान दीजिए, ये इस डायरेक्शन में इंडक्टर आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है या करंट आ रही है? इस डायरेक्शन में कौन आ रहा है? क्या याद रखेंगे? LIC, आप याद रख सकेंगे, ठीक बात है ना। LIC से क्या याद आता है? जीवन बीमा, चैप्टर के साथ भी और चैप्टर के बाद भी। तो LIC, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहती है और कैपेसिटर में वोल्टेज, वहीं अगर आप करंट की बात करोगे तब कैपेसिटर में करंट आगे होती है, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये कैपेसिटर का वोल्टेज है तो इधर का देखो करंट आगे है कि नहीं है, और वोल्टेज अगर करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे ऑटोमेटिक होना चाहिए। कंफ्यूजन तो अब नहीं होना चाहिए यार। LIC याद रख लेना, चैप्टर के साथ भी और चैप्टर के, बहुत अच्छे। LIC आ गया। पहले तो बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलो अब कैसे सीखा था हमने? यहां पर प्रतिबाधा मुझे निकालना है। ओ भाई क्या निकालना है? प्रतिबाधा, टोटल प्रतिबाधा निकालना। तो कुछ तो ये प्रतिबाधा बनाएगा और कुछ ये बनाएगा और कुछ, तीनों मिलके कितना बनाएंगे इसको हम निकालना चाहते हैं। तो भाई साहब हमने वही जो बचपन वाला फार्मूला लगाना था लगाया, KVL वाला। हमने कहा भाई साहब जो नेट वोल्टेज होगा ना वो इसके और इसके योग के, तो मैंने इसको जोड़ दिया। अच्छा इसने कितना वोल्टेज खर्चा किया, IR करके निकाल लिया। गुणा करेंगे ना भाई, बोलो भाई। फंक्शन तो इस तरह से, अगर मान लीजिए हमने करंट दिया है तो करंट में किसका गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? करंट में अगर हम R का गुणा कर दे तो क्या मेरा इसमें का वोल्टेज आ जाएगा? सोचो आप, हमको I दिया है और R पता है, मुझे वोल्टेज चाहिए, तो B बराबर क्या करना है मुझे? बस सभी को समझ में आया? तो बस यहां आप चाहो तो यहां IR लिख दो, V0 की जगह पर IR ही तो होगा। पूछो क्यों? V0 की जगह पर IR कैसे लिखा? क्योंकि मेरे लाल मुझे पता है V0 बराबर क्या होता है, I0 इंटू R, या फिर आपने ऐसे भी पढ़ा है कि I0 बराबर E0 बटे R, तो यहीं से तो R का तिरछा गुणा कर सकते हैं हम। तो वो भी आप सोच लीजिए वैसा, जैसा भी सोच पाए। तो यहाँ I0 इंटू R कैसे है, क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ V0 की जगह पर क्या आएगा जरा सोचो तो, क्योंकि हमने इंडक्टर के लिए हमने पढ़ा है बाबू क्या, I0 बराबर E बटे कायल। तो यहाँ से E0 की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ? तो I0 इंटू कायल हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए मैं कैसे कैसे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गया I0 इंटू, यहाँ क्या होगा, यहाँ सोचो तो, यहाँ क्या हो जाएगा? I0 इंटू, समझ में आया ना? ये कायल का इसी कहाँ से ला दिया मैंने, बस वो जो बेसिक पीछे पढ़ा है ना, प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव, उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और सारी वैल्यू को यहाँ रखकर क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो नेट वोल्टेज आएगा। नहीं आ पा रहा है? आ रहा है? ये प्लस माइनस का खेल कबड्डी समझ में आ रहा है? क्या नाम है? देवांश भाई। देवांश ये बात समझ में आ रही है? क्या किया है मैंने, सोच कर बताओ पूरे प्रोसेस को एक बार। मान लीजिए आपको परीक्षा में LCR सर्किट आ जाए, कह दे कि इसको एक्सप्लेन करते हुए प्रतिबाधा निकालो और क्या बताओ जी, फेज डिफरेंस बताओ, ये सब पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या सोचोगे? हम तीनों सर्किट बना लेंगे और फिर सोचेंगे कि सर जी इस तीनों सर्किट में एक चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है? करंट, क्योंकि जो भाई से गुजरेगी वही इससे गुजरेगी, वही तीनों से करंट सेम हो गई। तो करंट मत बैरी करो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो गया तीनों के लिए। इसीलिए मैंने क्या मान लिया शुरू में, करंट इतनी है, और नेट या टोटल वोल्टेज जो सोर्स से उत्पन्न हुआ है वो कितना है, इतना है। तो इस भाई के पास कितना वोल्टेज पहुंचा, इस भाई के पास, इस भाई के पास, तीनों का मिला दो तो हमें क्या नेट वोल्टेज या टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। अब इसी को थोड़ा मैथमेटिकल है, यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ फिजिक्स खत्म हो चुकी है, शुरू हो चुका है मैथमेटिकल टूल। LIC शुरू हो चुकी है, जीवन बीमा, ठीक है भैया। जलवा है आप लोगों का, वैसे तो जलवा तो मेरा भी था, लेकिन ये तार मुझे परेशान कर रहा है। क्या शांत रहेंगे? अब इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हमें, आइए तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लगता है आपको, बताइए कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? दिमाग लगाओ बाबू।
क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक काम करो, देखिए यहाँ पाई बाई टू वाला खेल कबड्डी है, उसको पहले हटा दो। अरे कौन सा फार्मूला लगाओगे यहाँ पर? ASTC SNM वही लगेगा। ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, देखना बाबू क्या इसमें हम कुछ कर पा रहे हैं? अभी कुछ नहीं किया, लेकिन भाई के पास कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? 90 प्लस थीटा है ना, किस चतुर्थांश में? दूसरे का राजा कौन है? खुद साइन है, कहो ना। तो साइन अगर दूसरे का है तो साइन का बस ये हो जाएगा क्या? कास पाई बाई कास ओमेगा टी, और साथ में आई नॉट का यल, आई नॉट इंटू कास ओमेगा टी। पहले तो बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? भाई साहब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाता हूं कि सर अगर कहीं पर लिखा है साइन 90 प्लस थीटा तो ये क्या बन जाता है? कॉस थीटा। तो वही चीज किया गया, ये 90 प्लस थीटा ही तो है, पाई बाई टू 90 है। बोलो भैया, लगता है आज खाना वाना नहीं मिला है। खाना ही तो नहीं मिला सर हम भुक्कड़ ही तो रहते हैं दिन भर। सर पिछले 4-5 दिनों से कुछ नहीं खाया सर, कुछ खिला दो सर। इधर आ जाओ, यहां देखो माइनस कॉमन कर लोगे कैसे? क्योंकि पहले 90 लाना पड़ेगा ना। बोलो यार, ये माइनस पहले आ जाएगा तो यहां माइनस बना देगा। फिर वही बात आपको समझाना पड़ेगा भैया। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो तो पाई बाई टू आगे आ जाएगा और माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। इसी को एक्सप्लेन कर रहा था। और क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बोलो भैया। और क्योंकि मेरे लाल मुझे पता है ये साइन 90 माइनस थीटा है, पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में सभी राजा होते हैं, तो साइन का बस क्या बन जाएगा? वो कास ओमेगा। क्या सभी को क्लियर है? अगर नहीं है तो आप जा करके हमारा वीडियो देखें मैथमेटिकल टूल का, और ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका उत्तर मिलेगा आपको। बोलो भैया। अब सोचो यार, जो लोग बिना मतलब जो लोग ये मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ते होंगे उनको ये चैप्टर कैसा लगता होगा? परमानंद की प्राप्ति होती होगी। और हमारे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो उसको नहीं पढ़ते हैं और बिना पढ़े इसको पढ़ने की हैसियत मतलब दुस्साहस दिखाते हैं, दुस्साहस सा कर देते हैं। उनका क्या हाल होता होगा? यहाँ तो सर जी पढ़ने के बाद दिक्कत आ रही है। आइए अब बाबू इसी को और हल करना है मुझे। देखो यहाँ एक चीज छूट गया यार, ये देखो आई नॉट और काइसी गया तेल लेने। मतलब क्या? नहीं मतलब क्या करने चले गए हैं? क्या बोल रहा है लड़का? फरा खाने? कौन सा फरा खाने? हाँ क्या? अरे यार मैं मतलब क्या चल रहा है? तुम लोग फरा खाने के चक्कर में मेरा क्या हो जाएगा, तुम लोग परेशान कर रहे हो। अब इसको कैसे हल किया जाए ये सोचना है हमें। क्या लगता है भाई? आई नॉट तो कॉमन दिखाई दे रहा है, कहाँ ओमेगा टी कॉमन हो रहा है? सटिया गया है। ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहां से आई नॉट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये कितना बन रहा है? आर साइन ओमेगा टी। और भाई बताओ, प्लस काइल कास ओमेगा टी। और बताओ माइनस काइसी कास ओमेगा टी। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। चलो भाई एक काम करते हैं ना, फेज डिफरेंस वाली फंक्शन इसमें नहीं ली गई है, इसमें ले लेते हैं, इस वाली वैल्यू में। ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी फेज डिफरेंस के लिए इसको लाना पड़ेगा हमें।
तो +5 इसमें ऐड कर दो। ये लो साहब कर दिया। कुछ नहीं, हमने किसको कंसीडर करते हुए बात करी है? करंट को। हमने करंट को अगर ये माना है तो वोल्टेज जरूर आपको कुछ अंतर मानना ही चाहिए। समझे कुछ? करंट मैंने मतलब अभी तक जो मैं सवाल कर रहा था उसमें क्या मुझे पता रहता था? वोल्टेज पता रहता था, लेकिन इस बार मैंने क्या पता कर दिया है? करंट। तो इसकी वोल्टेज में कुछ फेज डिफरेंस मान लीजिए, शुरू में ही मानना था हमें, वो शुरू में मिस्टेक हुआ है और कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मतलब हम वोल्टेज ही ऐसा माने हैं। जानते हैं क्यों ऐसा किया मैंने बाबू? क्योंकि देखो आई को जाकर के सब जगह पेच भिड़ाना है कि नहीं, और वो सब जगह सेम रखना है। तो अगर आप वोल्टेज को लेकर के करंट ऐसा मान लोगे, फाई इसको दे दोगे, तो फाई सब जगह जाके परेशान करने लगेगा। तो हमने सोचा भाई ऐसा हम काम कर लेते हैं, उसकी जो फाई फेज जो डिफरेंस है करंट में वो इसी को दे दो, वोल्टेज को दे दो वो डिफरेंस, तो करंट अपना फ्री हो जाएगा और उसको जाकर के हम अपना कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। बस इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी कुछ। बताओ बाबू, आगे बता दो कुछ, क्या सोचते हो आप लोग? अब यहां पर मैथमेटिकल तगड़े वाली करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब बस आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सब तो है। अब आपको फेजर बना के दिखाना पड़ेगा। आइए फेजर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका फेजर बनेगा, इसका फेजर बनेगा और इसका फेजर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा कैसे बनेगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिया जाएगा। ओए लड़के, अब इसके आगे क्या हल हो पाएगा? ये क्या साइन कॉस जोड़ना हमें आता है? नहीं आता भाई। वही आता तो हम फेजर कहाँ सीखे होते। तो इसको अब जोड़ना किससे है? इसका जो रिजल्टेंट है, ये जो उत्तर आएगा हल होकर के, ये अब मैथमेटिकल टूल से भी बाहर गया। अब क्या होगा? हाँ, अब ये फेजर से ही हल होगा। क्या करोगे? अवकाश से बाहर चला गया है तो फेजर लगाएं। चले भाई, तो इस वैल्यू के लिए फेजर बनाओ तो जल्दी से, r sin ओमेगा t बनाओ फट से। किधर बनेगा? सपोज दैट हमने इधर बनाया। किधर बनाया भैया? x डायरेक्शन में हमने किसको बना दिया? इस वैल्यू को, जिसको हम रेजिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साहब? अच्छा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? काई। अच्छा काई का वोल्टेज किधर होगा? आगे होगा ना, LIC अभी पढ़ा। तो ऊपर हो गया कौन? काई। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा काई सी क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है साहब, एक काम करो, इसको मिटाना है। पहले इसको नोटिया लो, 2 लाइन तो फट से नोटियाओ, तो इसको मिटाएं। हो गया? चलो इसको मिटा रहे हैं। मेन फंक्शन को रहने देंगे और बाकी सब मिटाएंगे। अब पूरा छाप देंगे बोर्ड को। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को पकड़ना है आपको। सवाल यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे जैसे मैं डेरिवेशन में करवा रहा हूँ वैसे वैसे सवालिया बनता जाएगा। समझ लीजिए, हर लाइन पे एक सवाल बन रहा है और वो ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलो पहले तो एक काम कर लो, इसको और सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो जरा कर लेते हैं। जब हो रहा है sin ओमेगा t + 5, कैसे आसान हो रहा है सर? ध्यान दोगे तो बाबू, यहाँ से r sin ओमेगा t में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है। काई l माइनस काई सी इंटू क्या हो रहा है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लिए, ठीक है ना? थोड़ा आसान होगा और कुछ नहीं। अब देखो, ये साइन का फंक्शन है, वो कास का फंक्शन है, लेकिन फेजर तो ऐसा ही बनेगा। दोनों के लिए हमें क्या करना होगा? फेजर तो बनाना ही होगा, और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के फेजर बनाया जाता है। सही बात है। आइए हम एक एक करके मैक्सिमम वैल्यू को लें, लेकिन समस्या ये है कि किधर इधर साइड में बना देता हूं। ध्यान दीजिए, पहले मैं किसको बनाऊंगा? आर को। चलो सपोज दैट मैंने आर को बनाया इधर। किधर बनाया? अब यहां पर आप मुझे बताइए, काइल और काईसी तो एक साथ आ गया है। आ गया है कि नहीं आ गया? समझ पा रहे हैं मेरी बात? और उस केस में तो क्या होता था? एल ऊपर होता था और सी नीचे, क्योंकि LIC होता था। ठीक है साहब, अच्छी बात है। लेकिन यहां काइल माइनस काईसी है, इसका मतलब क्या है आप बताओ? काइल ज्यादा होगा और काईसी, तभी तो माइनस है।
तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट होगा, अच्छा एक बात बताओ यार, कायल किस डायरेक्शन में है? ऊपर। और काईसी किधर है? क्या दोनों जस्ट अपोजिट हैं? तो इसमें क्या वेक्टर अलजेब्रा लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अगर दो अपोजिट या सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व हो जाता है ना। तो कायल और काईसी का समस्या नहीं है भाई। किसकी समस्या है? आर की, जो 90 डिग्री पर आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा? मतलब हमको तीन वेक्टर जोड़ना है। चलो मान लीजिए A1 है, ये B है और ये क्या है? सपोज दैट आप इन तीनों को जोड़ना चाहते हैं, ये तीनों वेक्टर हैं, ठीक है साहब। तो हमको दिक्कत कौन करेगा? क्या B में C को जोड़ना आसान है? सिंपल जोड़ देंगे ना। अगर B बड़ा हुआ तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ तो? रिजल्टेंट आ जाएगा B माइनस C ऊपर की तरफ। बोलो ना सर छोटा क्यों कर दिया? अरे क्योंकि बड़ी वैल्यू होगी, छोटी घट गई होगी ना कुछ। इसको भी थोड़ा छोटा ही कर दो, नहीं तो देखने में लग नहीं रहा कि ये छोटा है। तो क्या करेंगे B में से C को? तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के लिए खाली आप बात कर रहे हो, तो किधर होगा? क्या ऊपर होगा? क्या ये B माइनस C ही होगा? अच्छा कहीं मान लो C बड़ा हो गया, तब जो नेट रिजल्टेंट है वो किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, इन दोनों की वजह से। लेकिन उसके साथ तो आपको वेक्टर वाला का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। अब ये है कौन बाबू? A है। तब इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पैरेललोग्राम ला। कौन सा ला? यही के लिए तो पैरेललोग्राम ला पढ़े थे, और यही विकर्ण ही तो इसका रिजल्टेंट बताएगा। तो हमें वेक्टर को जोड़ने के दो नियम पढ़े थे, ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला। तो बाबू पैरेललोग्राम ला लगाने की जरूरत कब पड़ेगी? B और C में कि B और A के साथ? B और C में तो भाई साहब सिंपल है, घटा दीजिए खाली, बस जो बड़ी है उसको पहले रखना, बस यही अंतर है, क्योंकि रिजल्टेंट उधर ही आएगा। तो आप मुझे बस ये बताओ, हमको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, चाहे कायल को ज्यादा मानो चाहे किसी एक को ज्यादा मानकर हम बात शुरू कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि आज हमारा कायल ज्यादा है, आप कहोगे तो काईसी को भी ज्यादा करके देखा जा सकता है, बस वहां अंतर क्या हो जाएगा? ये आगे आ जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मान लिया है हमने किधर बाबू? कायल माइनस, तो यहां पर हम साइड में कोने में कोपचे में ये भी तो लिख सकते हैं कि कायल माइनस कायल इज ग्रेटर देन, ये लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? अब इसका जो रिजल्टेंट है वो मुझे कोई बता दे कितना होगा। क्या पैरेललोग्राम ला पूरा कर देंगे? एक पैरेललोग्राम बना देंगे, और जो यहाँ ट्रायंगल लगा देना भाई। क्या लगा दोगे? ट्रायंगल आसान है ना, तो लगा दो ट्रायंगल, यही हमारा रिजल्टेंट होगा क्या? अरे कहो ना, ये हमारा रिजल्टेंट। अच्छा रिजल्टेंट कितना होगा बताओ जल्दी से? अंडर रूट फलाना स्क्वायर प्लस अंडर रूट ढकाना का स्क्वायर, नहीं, इसका स्क्वायर प्लस कायल माइनस का होल स्क्वायर का, ये क्या है? नेट रिजल्टेंट है क्या? अच्छा ये नेट रिजल्टेंट जो निकल कर आया हो किसका निकल कर आया है? टोटल बताना फटाक से। हमने ये जो रिजल्टेंट बताया है, देखो पहले मैंने देखो किसकी प्रतिबाधा मुझे निकालनी थी, इसकी और। अच्छा बाबू, इंडक्टर और कैपेसिटर ने कहा भैया हमको वेक्टर से मत जोड़ो, हमको तो भाई साहब सिंपल जोड़ दो, कायल माइनस काईसी कर लो, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये नास पिटा जो रेजिस्टेंस है वो उन्होंने कहा ना, हमको तो वेक्टर से ही जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है तुम्हारा फेजर बनाते हैं। तो इन दोनों का आपने फेजर बना लिया, तो इनका जो रिजल्टेंट आया, देखो कायल काईसी में एक रिजल्टेंट है, किसका? इन दोनों का है ना। इनका जो रिजल्टेंट आया वो निकाल लिया हमने, फिर उसके साथ इसका रिजल्टेंट ऐड करा जा रहा है। ठीक है सर, इसका और इसका जो रिजल्टेंट निकाला गया वो कितना आया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टोटल रिजल्टेंट है कि नहीं है? तीनों का है ना, रजिस्टर का भी है, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप? ये कुल प्रतिबाधा ही तो है। तो इसको हम कुल प्रतिबाधा को किस अक्षर से दर्शाया करेंगे? जेड से दर्शाया करेंगे। कुल प्रतिबाधा को जेड अक्षर से दर्शाया जाएगा। अच्छा आप लोगों ने याद हो तो आपको डायरेक्शन भी निकलवाना सिखाया गया है वेक्टर क्वांटिटी में, कि भाई साहब अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर है तो फलाना एंगल से कितना पर है। तो चलो यहाँ मान लेते हैं अल्फा एंगल पर है। कितना पर है? इस सब की जरूरत पड़ेगी, इस पर सब सवाल बनेगा भनाभन। अच्छा मैं यहाँ से आपसे पूछूं, बताना तेजी से, जेड बराबर क्या आया है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कायल माइनस, भाई साहब इसको रट लो ना, भजन करो एकदम बिल्कुल भोलेनाथ की तरह, एकदम भजन करो। इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि पूछो नहीं, रोज पूछेगा, कहेगा एक इंडक्टर है
उसकी प्रतिबाधा फलाना, एक कैपेसिटर है उसकी प्रतिबाधा ढेकाना, और एक रेजिस्टेंस है उसका इतना ओम। तो बताओ टोटल प्रतिबाधा कितनी होगी। अच्छे अच्छे बच्चे बेहोश हो जाते क्योंकि ये फार्मूला समझ ही नहीं पाते कैसे लगाना है। सवाल समझो कैसे पूछेगा। इस पर कहेगा कि एक सर्किट है, क्या कहेगा, एक सर्किट है, उस सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, और चलो भाई इंडक्टर की प्रतिबाधा फलाना। बात समझ में आई। या फिर आप लोग इंडक्टर की प्रतिबाधा को किस अक्षर से दर्शा सकते हैं बताइए, कायल से ना, कायल से। अच्छा कायल को कैसे निकाला जाता है, सी ओमेगा से। कहाँ गया इंडक्टर है ना, हाँ सी ओमेगा था, सी दे दिया जाए ओमेगा दे दिया जाए तो भी क्या निकाल सकते हो। किसमें, इंडक्टर में नहीं, कायल कायल काईसी का क्या था 1/c ओमेगा, और इसका अरे 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 सी नहीं एल ओमेगा, सॉरी ये हमारा काईसी है और ये क्या है, क्लियर है। तो बताओ हमको सवाल कैसे पूछेगा, क्या क्या तीनों है, रेजिस्टेंस इतना है, कायल इतना है, काईसी इतना है, हमसे क्या पूछ लेगा टोटल। और बड़ा सा सवाल बनेगा बाबू, बड़ा सा बनेगा और उत्तर बहुत छोटा होगा। बात समझ में आई। और इसमें कन्फ्यूज और किसी को परेशान करना हो तो क्या करो, इंडक्टेंस फलाना है, आवृत्ति ढेकाना है, और भैया कैपेसिटर का ये है और ये है। अब बताओ उत्तर। तो पहले ई लगाओ तब कायल आएगा और ई दिया। अच्छा और परेशान करना हो तो भाई साहब 1 मिनट, आवृत्ति इतनी, अभी आवृत्ति समझा रहा हूं, आवृत्ति क्या है वैसे पहले समझना चाहिए था। सी दिया है, एल दिया है, ये दिया रहेगा, कहेगा हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता फलाना, धारिता समझते हैं ना, सी दिया और कह देगा इंडक्टर का इतना वैल्यू है और ओमेगा इतना है तो और रेजिस्टेंस इतना है। तो बताओ टोटल प्रतिबाधा। तो कैसी फार्मूला से निकालोगे ना, बोलो ना यार, याद रखना बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मौज कर देगा आपका, मौज कर देगा सवाल लगाते समय, ये जान लीजिए। आया तो बीच में ही है भाई, धन धन करंट निकालो कैसे। देखो हमको रेजिस्टेंस मिल गया टोटल, हमको बस आई बता दो, तिरछा आई और रेजिस्टेंस का गुणा करते ही क्या मिलेगा। आपको फार्मूला भूलना नहीं है बाबू। अगर हमको आई दे दो, आर पता है, आर मतलब टोटल प्रतिबाधा पता है, अगर टोटल रेजिस्टेंस पता है और आई मिल जाए तो भाई साहब मैं भन्न से क्या नहीं बता देगा, वोल्टेज। या फिर हमको वोल्टेज बता दो और टोटल रेजिस्टेंस बता दो तो हम क्या भी बता देंगे। भाई साहब ऐसे सवाल घुमाता है कि चक्कर सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि करंट वाले चैप्टर में हमको साफ साफ नजर आता है कि प्रतिरोध है, वोल्टेज है, करंट है, इन तीनों वैल्यू में से कोई एक गायब करता है, याद है। तो एक ठू पूछता था 2 देकर, इसमें क्या करेगा, इसमें यही दिक्कत है कि इंडक्टर दे देगा, कैपेसिटर देगा, कह देगा कि चलो वोल्टेज बताओ, करंट अगर इतनी है तो क्या समस्या है पता है आपको। वोल्टेज मान लीजिए दे दिया है, करंट पूछ रहा है और रेजिस्टेंस नहीं दिया, उसने क्या क्या दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, कैपेसिटर दे दिया, ये दे दिया और ये ओमेगा भी दे दिया। तो पहले आपका काम क्या होगा, पहले ई करने के बाद ई, फिर ई करने के बाद ऊ और ऊ करने के बाद हई कर दोगे, अब निकलेगा उत्तर। आधे को तो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा मास्टर, इतना झाम है का, 1-2 सवाल करेंगे एकदम बिल्कुल बना बन क्लियर हो जाएगा। चलो पहले इतनी बात समझ में आ गई है क्या। टोटल प्रतिबाधा का क्या फार्मूला है कल मैं पूछूंगा, आर अंडर रूट में r² प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हैं, यहां तक तो हमें सब समझ में आता है मास्टर। अब देखो जरा ध्यान से, बोल लगे यहां ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या उसकी जगह पर एक काम करता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जेड है ना, इस फंक्शन में कहीं जेड दिखाई दे रहा है तो जेड लाते हैं। कैसे लाएंगे जेड लाऊंगा मैं लाएगा नहीं, मैं लाएगा जेड, क्योंकि ये आई है, इसमें किसका गुणा होने को मांगता है, आर का गुणा होने को मांगता है कि नहीं मांगता है, तभी तो ई नॉट के बराबर आएगा। और क्योंकि ये आई तो ई नॉट तो टोटल है ना, अरे बोलो रे, और इसका मतलब यहाँ पर जो हमें रखना होगा वो टोटल रखना होगा, तो यहाँ क्या मिल जाए हमें, तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे भाई साहब अभी तो बस मौज हो गया, लेकिन दिक्कत क्या आई है, आप ऐसे कैसे किसी संख्या का गुणा कर देंगे। तो क्या करूंगा मैं, भाग भी करूंगा, और भाग कैसे करूंगा, बटे जेड करूंगा ना। अरे बोलो ना यार,
इसी समीकरण में मैंने जेड से गुणा भी कर दिया और जेड से क्या फायदा मिलेगा उससे अभी देखना। कंपनी का प्रचार है और आप लोगों का फायदा ही, वाह फायदा कमाएंगे, बड़े आए हैं फायदा कमाने। कास ओमेगा टी। ओके साहब, हाँ जी इधर आओ। एक काम करो, जेड भाई साहब को यहाँ मुझे नीक नहीं लग रहा है, जेड भाई साहब को यहाँ भेज दो। कहाँ भेज दें? और यहाँ पछुटोलो भेज दो। भेज दे ली, ठीक भाई साहब, पछुटोला भी पहुँच गए। अब मैं एक सवाल पूछेगा आपसे, क्या सवाल पूछेगा वो ध्यान दीजिए। अच्छा यार, यहाँ अगर कास अल्फा है तो कास अल्फा की वैल्यू मैं आपसे पूछेगा, बताओ तो तेजी से। कहाँ लिखूँ मैं? ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ। वैसे तो यहीं लिखना चाहिए था साइड में, मिटाओ इसको। चलो, कास अल्फा की वैल्यू वहां से बताओ। कास थीटा बराबर है, होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आर, और कर्ण कितना है? ओम फो। आर बटे जेड क्या है? कास अल्फा। और भाई साहब इस पर भी सवाल पूछता है, तो ये भी बिल्कुल, हाँ एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। जे फार्मूला भी भाई साहब, क्या फार्मूला, क्या बात करते हो सर। 1 स्टार और दे दें? नहीं, रहने दें, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अब आ जाओ, आता है, अब मेन फार्मूले पर आ जाओ। E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओ भाई इधर देख ले, जेड से क्या करा दी मैंने, और तो क्या कराना पड़ेगा? भाग भी कराना पड़े, प्लस कायल माइनस को जेड से भी भाग करा लो, कास ओमेगा टी। आइए, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं मंत्री महोदय। साइन ओमेगा सी प्लस फाई। अच्छा, ओले 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 ओले, मुझे पता है। अब वे थल्दी इसका तुलना करोगे ना? हाँ मैं तब। अच्छा ई भाई सा, ओ भाई, अरे अरे अरे, आर भाई जेड, तुम क्या हो भैया? तुम क्या कास अल्फा हो? तब कहीं शर्मा रहे हो? आओ ना बीच में, समाज में आते ही नहीं, महिलाओं की तरह शर्मा रहे हैं बेचारे। अब जरा कायल और कायसी बटे जेड के बारे में सोचिए। तो कायल कायसी क्या है भाई साहब? ये वाली भुजा, यही तो है, लंब है, और बटे जेड यानी कि लंब बटे। ओले 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 ओले, तुम कहीं काश अल्फा तो, साइन अल्फा तो नहीं हो? साइन अल्फा बराबर लंब यानी कि कायल माइनस बटे। ओले भाई साहब, तुम का बन जाओ? तुम साइन अल्फा बन जाओ। बन गए? बहुत अच्छे, कितने अच्छे बच्चे हैं। कुछ आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, यही तो खास बात है हमारी। E0 साइन ओमेगा टी। सच नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा? उड़ रहा है सब? बाबू यहाँ सब मैथमेटिक्स चल रही है, कोई फिजिक्स विजिक्स नहीं चल रही है। हाँ डीजे आदित्य आ जाओ इधर। अरे कुछ कर ही नहीं रहा मैं, सब मैथमेटिक्स, मैं क्या करूं? मेरा कोई गलती नहीं। मैथ वालों से जाके पूछना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अच्छा सोचो, दुनिया फिजिक्स से चल रही है कि दुनिया मैथ से चल रही है? दुनिया फिजिक्स से चल रही है, लेकिन फिजिक्स किससे चल रही है? ओहो, दुनिया बायोलॉजी से भाई चला रहा है। ज्यादा जानकारी हो गया है इसको। ओ समझा मैं, अब समझा। इधर आओ, कुछ तो करो। हाँ इधर देखो तो, काच ए साइन बी, साइन ए काच बी, कौन सा फार्मूला? साइन ए प्लस। बहुत अच्छे, कितना फार्मूला याद रखते हैं बच्चे, बहुत होशियार हैं। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। भाई साहब जब आप गरीब थे, बहुत छोटे थे, तब आप बचपन में फार्मूला एक टू पढ़े रहे होंगे। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कास बी, और प्लस कास ए। गरीबों, अरे गरीबों देख लो, मन तो कर रहा है एक गाना गा दे।
दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में मैं समझ रहा हूं ये प्राणी अमर होना चाहता है। अरे मैं क्या वो कुमार सानू थोड़ी ना, ताल लय सारे गामा पा वो सब नहीं मिलेगा। अपना तो वही फटा स्पीकर ही है। कोई अगर समाज में बैठा हो तो सुनने को बेचारा वही भागने लग जाएगा। बाबू देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्लियर हुआ? तो कौन सा फार्मूला, साइन ए प्लस, बस मोज आ गया। क्या आ गया? मोज करेंगे, तुलना करते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? बोरड भर जा रहा है, जगह की काफी कमी आ रही है, सब जगह यूज होगा आज। बताओ यहां से ई नॉट क्या समझ में आ रहा है बाबू? तो देखो तो ये चीज इसके बराबर होगी ना, तो ई नॉट बराबर आई नॉट इंटू ए मेरे लाल, तो जेड बराबर ई नॉट बटे, सॉरी जेड मत निकालो यार, क्या निकाल लो, अब तो कुछ भी निकाला जा सकता है यार, हमें क्या। तुम क्या पूछे थे? करंट दिए थे, तो चलो ई बता दो तो निकाल दोगे ना, सही तो है। फिर नेट वोल्टेज पता चल गया, आई नॉट इंटू, अच्छा जेड कहां से आएगा? ये श्री हरि के भक्त हैं यहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं। ओ LIC बंद हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, साइन मर गया, ओमेगा डी मर गया, फाई अल्फा, यानी कि फाई बराबर कितना आ गया है? अल्फा। का समझ में आया? अच्छा अल्फा कहां से निकलेगा? जो भी अल्फा है वही कौन है? जो भी अल्फा है वही कौन है? तो आज फेज के डिफरेंस में ना π/2 है, ना 0 है, ना -π/2 है। आज फेज के डिफरेंस में कितना है? अल्फा। और अल्फा डिपेंड किस पर कर रही है? जेड पर। जो जैसा जेड होगा उसी आधार पर हमारा अल्फा आ जाए। जेड पे खाली नहीं डिपेंड करना है, और किसी पर डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि जेड ही खुद इस तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो तीनों पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, कौन बड़ा है कौन छोटा, इस पर भी डिपेंड करेगा। बोलो ना, कह दो। कहती बात समझ में आ गई है सभी गरीब को? तो एक साथ एक बार मेरे साथ बताइए, आई नॉट बराबर क्या होगा? आई बराबर क्या होगा? सॉरी आई नॉट कह रहा, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा, ये तो मैं ही देगा ना। चलो भैया EMF पूछ रहा था मैं आपसे, तो EMF का फार्मूला बता दो जल्दी से। ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह पर क्या लिखेगा थारो भाई? तो EMF का भी आ गया उत्तर ना। वाह, दिस इज ऑल अबाउट LCR सर्किट। अब सुनेंगे इस पर बारीकियां, एग्जामिनर कैसे आपको नाच नचाएगा। आप एक काम करो, पहले नोट करो, पानी